नजर के सामने, चलिए सर, जिगर के पास। शुरू करें? नींद होगी पूरी? पिछली क्लास किसकी थी? अच्छा, सबसे ज्यादा किस क्लास में सोते हो आप, ईमानदारी से बताना। और उसके बाद फॉलोड बाई बॉटनी, है ना? जूलॉजी। बॉटनी में तो मजबूरी होती है, अगर ऐसे हेड डाउन कर लिया है ना? ये होता है कि नहीं होता? चलो कोई बात, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जुबान टूट गई। तो फिर चलो शुरू करते हैं। एक तो हमने जो सेल मेम्ब्रेन की, जब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी हमने, तो उसमें हमने सेम चीजें पढ़ी हुई थी इसमें, जो इसमें लिखी हुई हैं, यस और नो? तो उसको मैंने इसी वजह से मैंने कवर नहीं करवाया था। फिर भी एक बार मैं अलाइन करवा देता हूं, क्योंकि चैप्टर शुरू होने वाला है। कल तो एक बेसिक कंसेप्ट बताया था मैंने, सोल बताई थी, जिसके बेस के ऊपर हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ सके। ठीक है? हाँ करो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ कुछ टाइप के जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि डिफ्यूजन भी होता है, यस और नो? डिफ्यूजन में क्या होता है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है या डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है? एक ही बात है दोनों, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी एक ही बात है। ठीक है, फिर उसके दूसरे नंबर पे आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन को थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, फैसिलिटेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने लोअर कंसंट्रेशन से जब हायर कंसंट्रेशन की तरफ इनपुट रहा, तो उसको मैंने क्या बोला कि विद द हेल्प ऑफ वो एडीपी, और मतलब एटीपी की एनर्जी को उसने क्या कर लिया, कंज्यूम किया, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट माना जाता है। ठीक है, अब जहां जहां प्रोटीन्स हैं वहां वहां कौन बाइंड कर सकता है? इनहिबिटर बाइंड कर सकता है, यस और नो? इनहिबिटर क्या कर सकता है? अरे सुधर जा भाई, सुधर जा, बहुत मार पड़ेगी, समझा कर, समझा कर, है ना? सब पता है यार। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन द ह्यूमन साइकोलॉजी का एक सर्टिफिकेट रखा हुआ है घर पे, तो कुछ तो पता ही होगा। ऐसे मत कर, फोकस कर ले, यही मारूंगा। ठीक है, अब यहां पे बात आ जाती है कि जो डिफ्यूजन है, एक होती है ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस किस चिड़िया का नाम है, कोई बताएगा? वो सिर्फ और सिर्फ किसका मूवमेंट है? वाटर का मूवमेंट है, वो भी हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। याद रखना, अगर इसको रिवर्स करना है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, और रिवर्स ऑस्मोसिस को बोलते हैं आरओ, आरओ वाटर जो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक इम्प्योर वाटर है, एक मेम्ब्रेन है, हम बोलते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन खराब होगी, मेम्ब्रेन खराब होगी, वो सिलेक्टिवली परमिएबल तो होती है, वो सेमी परमिएबल होती है। इधर से गंदा पानी, इधर से प्योर पानी है, तो एक्चुअली यहाँ पे प्योर पानी तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा तो आना तो उल्टा चाहिए उसको, बट हम पंप की वजह से उसको प्रेशराइज कर करके हम क्या करते हैं, इधर भेजते हैं। तो अब क्या है, जो मेम्ब्रेन जो है प्रेशराइज करके, ये जो मेम्ब्रेन है सिर्फ और सिर्फ वाटर को अलाउ कर सकती है, बाकी चीज को अलाउ वो, तो यहाँ बिल्कुल प्रेस कर दिया मैंने ऐसे करके, तो ये वाली इंप्योरिटीज नीचे रह जाएंगी, वाटर एक तरफ से चला जाएगा, और ये वाली इंप्योरिटीज को क्या बोलते हैं, वो एक छोटी सी पाइप के माध्यम से वो बाहर उसको निकाल देता है। ठीक है, तो ये एनर्जी लगती है, इसमें पंप यूज कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें पंप यूज करते हैं इसमें। बाद में जब वो पानी निकलता है, जो प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर के ऊपर हम यूवी लाइट लगाते हैं, एक बार ब्लू सी लाइट जल रही होती है उसके अंदर, कभी ध्यान से देखना फुर्सत मिले तो, ब्लू लाइट जल रही होती है। ब्लू लाइट क्या होती है एक्चुअल में, यूवी लाइट का इंडिकेटर होती है। यूवी लाइट क्या करती है, डीएनए को डैमेज करती है बैक्टीरिया के, तो पानी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनका डीएनए क्या हो जाता है, उनका डीएनए डैमेज हो जाता है।
और बिल्कुल प्योर हो जाता है पानी। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, जो कमर्शियल होते हैं वो पानी की बोतल के अंदर या पानी के अंदर ओजोन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? ओजोन। तो O3 होने की वजह से O3 टूटती है O2 प्लस O में, और जो फ्री रेडिकल O है वो सारे के सारे बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है। वो पानी की बोतल देना उधर वाली रखी हुई जो ओजोन, भाई जैसे ऑक्सीजन वो प्रेशराइज से करते हैं ना। अगर इसके अंदर यहाँ पानी भरा हुआ मैं फूंक मारूं तो वो जो प्रेशर की वजह से जो है ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियस बात है ना। इस बॉटल के अंदर देखो कहीं ओजोनेटेड तो नहीं लिखा, कहीं ना कहीं ओजोनेटेड लिखा होगा। चल मैं आपको मैं बता देता हूँ, नहीं तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है ये देखो, ठीक है तो बताते जाएंगे, कहीं गलती से मैंने गलत बोल दिया हो, क्या पता। अरे आगे दो ना, ऐसे क्या है ना। ओजोनाइज, अच्छा सारे मिनरल्स तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकते, तो क्या उसने विद एडेड मिनरल्स नहीं लिखा? देखना कहीं क्या अपना गलत हूं। आपकी आसपास की लाइफ में ही तो साइंस है ना। फुर्सत मिले तब ना, वो यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम और रील, इन सबसे फुर्सत मिले तब, मीम से फुर्सत मिले तब। ओजोनाइज्ड वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस से प्राप्त किया हुआ है कि नहीं। तो ये वाला क्या था? ऑस्मोसिस, वाटर का डिफ्यूजन। ये क्या है? वाटर का डिफ्यूजन। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं बाकी जो हमारे, ये क्या है? नॉर्मल डिफ्यूजन। किसी का भी हो सकता है, मोस्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल का होता है। किसका होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल का। फिर हम क्या करते हैं? डिफ्यूजन को हम क्या कर देते हैं? फैसिलिटेट कर देते हैं। तो उसको हमने क्या बोल दिया? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फिर उसके बाद क्या आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी लगती है। समझ में आया? ये सारे के सारे अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो रहे हैं। किसके अक्रॉस हो रहे हैं? मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहे हैं। अगर अब हमने यहाँ बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, वैसे तो हमने सेल मेम्ब्रेन में भी पढ़ लिया था, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसने एक मेंशन किया कि एक्वा जो पोरिन होते हैं वो क्या होते हैं? एक्वापोरिन्स वाटर चैनल होते हैं। क्या होते हैं? वाटर चैनल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कितने टाइप के प्रोटीन्स? 8 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, 8 टाइप ऑफ प्रोटीन से नहीं बने होते एक्चुअल में, वैसे ही गलत इंफॉर्मेशन है। मेड अप ऑफ प्रोटीन से बने होते हैं और 8 टाइप के होते हैं। मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एक्वापोरिन 8 टाइप के होते हैं। एक एक्वापोरिन 8 टाइप के प्रोटीन से नहीं बनता। ठीक है, एक्वापोरिन्स 8 टाइप के, 8 टोटल, एक नहीं 8। ठीक है, 8 टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स आर प्रेजेंट। क्या हमारी बॉडी में एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं? वो तो पोरिन होते हैं, एक्वापोरिन होते हैं कि नहीं होते? ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये याद रखना, ये क्या है? FDA, पैसों वाली नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाली। ठीक है, बताओ क्या हमारी बॉडी में एक्वापोरिन होते हैं? प्लांट में चलो ठीक है, रूट अपटेक करती है, वाटर अपटेक करती है सॉइल से, तो उसके अंदर क्या होते हैं? उसकी मेम्ब्रेन के अंदर एक्वापोरिन्स होते हैं। चलो मान लिया, रूट हेयर सेल में मान लिया। अब मेरे को खुद बताओ, क्या हमारी बॉडी में कहीं एक्वापोरिन्स मिलते हैं? क्या मिलने चाहिए? मिलते हैं। किडनी की बात करते हैं ना, अब हेनलेज लूप की बात करते हैं, हम DCT की बात करते हैं, जिसके ऊपर बताओ कौन काम करता है, ADH या एल्डोस्टेरोन? कंफ्यूजन होती होगी आपको इसमें, है ना। और गलती से वैसोप्रेसिन नाम लिख दिया और उसके ब्रैकेट में अगर एल्डोस्टेरोन लिख दिया तो समस्या हो जाती है। जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं, सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं, सिर पकड़ते हैं, माथा पकड़ते हैं, है ना। वो जरूरी भी है, माथा पकड़ना भी चाहिए। अगर आज माथा नहीं पकड़ा क्वेश्चन को देखकर,
बाद में क्या बोलते हैं, लोगों के न्यूरॉन के साथ पकड़ोगे, अरे किधर गया, पता लगे बंदा 2 हाथों में चलने लग गया, टांगों में चल के आया था, है ना, उल्टा चल के जा रहा है, बोले क्या कुछ, वो नर्व इधर उधर होगी, बोले, है कि नहीं? तो वहां पे हंसना नहीं है, ठीक है ना? फोकस यहां है तो वहां भी होना चाहिए, कहने का उसका मतलब यही है। डीसीटी में होते हैं, एल्डोस्टेरोन को कंट्रोल करता है, और अगर वो डीसीटी में जो री अपटेक ऑफ वाटर नहीं हो सकता तो अपने को पता है डिजीज हो जाती है, डाइल्यूटेड यूरिन हो जाता है। तो उसको कौन सी डिजीज बोलते हैं? डायबिटीज, मेलिटस बोलते हैं, अच्छा इंसिपिटस बोलते हैं, ठीक। तो ये डेटा है, ये आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देख लिया है थोड़ा सा, हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वाटर अपटेक देख लेते हैं, ठीक है, क्या देख लेते हैं? वाटर अपटेक। तो अपने को पता है कि सबसे पहले सबसे जो एक्सटर्नल जो सॉयल पार्टिकल के साथ कांटेक्ट में कौन है? एपिडर्मिस है या एपिब्लेमा है? दोनों एक ही बात है। रूट में है तो एपिडर्मिस और एपिब्लेमा एक ही बात होती। आज मैं एक गाना सुन रहा था, क्योंकि एक मेरे दोस्त ने ना बहुत अच्छा गाया था गाना, हम बैठे हुए थे ऐसे ही, तो 15-20 दिन पहले उस दोस्त ने बहुत अच्छा गाना गाया, तो आज फिर बैठ के उस गाने को मैं सुनने लग गया। अब वो क्या हो गया, वो ईयरबग बन गया। वो ईयरबग का मतलब क्या होता है? आप उसको गुनगुनाते रहोगे उसको, है ना। चलो कोई नहीं, गाने का नाम है, 90s का गाना है, नजर के सामने, नजर के सामने, कुछ ऐसा कर गाया था। तो बहुत बढ़िया गाया था उसने, बट मजा आ गया था उसको सुन के। मतलब पहली बार लगा कि हाँ, एक होता देसी टाइप के बंदा गाता, कोई भी गाता हम बिना बात के वाह वाह बहुत बढ़िया गाया, वो नहीं, बिल्कुल फाइन ट्यून तरीके से, परफेक्ट, मजा आ गया सुन के। मतलब लाइव म्यूजिक सुनने में बहुत मजा आता है, और वो एग्जैक्टली अगर सेम टू सेम आपके सामने गा दिया जाए तो आप खुश हो जाते हो, हैप्पी हो जाते हो, है ना। चलो वो नहीं गाना गोवा वाले बीच पे, इस टाइप के गाने नहीं, वो गाने भी ठीक है, अब क्या करें, जो है सही है। ठीक है, अब कुछ जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? पासेज सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? आप ना रट्टा मारते हो, एनाटॉमी पढ़ पढ़ के, पता नहीं क्यों से रट्टा मारना, उनको पढ़ना चाहते हो इस वजह से, जबकि यहां फिर से वो रूट की क्या बता रहा है? एनाटॉमी बता रहा है। कभी उसके फंक्शन को देखोगे तो रूट एनाटॉमी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडरी ग्रोथ देखोगे तुम, डाइकोट के स्टेम की याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनोकोट का स्टेम तो पिज्जा है, बस। ये क्या बोलते हैं, चीज है, ये क्या बोलते हैं, टॉपिंग हो रखी है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। क्या है? क्या लीफ आपने ये देखना है, धूप किसके ऊपर पड़ रही है, एक तरफ से, किसके दोनों तरफ से पड़ रही है, तब खत्म हो जाता है। कुछ नहीं है चैप्टर में, बस हवा बना देते हैं हम, हवा अपने दिमाग में होता है। अब यहां पे 2 टाइप से क्या हो सकते हैं, वाटर अपटेक हो सकती है। एट द एंड तो यहां से आना पड़ेगा उसको, ये तो कल बता दिया था हमने, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो ऐसे आए, और इसके सामने क्या खुले हुए ऐसे करके, वेसल्स, यस और नो? अच्छा, छोटे वेसल्स क्या होंगे? पहले होंगे, बाद में क्या होंगे? बड़े वेसल्स, जिसको हमने एग्जार्च बोला था, कंट्रोल्ड वे में वाटर को ऊपर भेजने के लिए, ठीक है। इस टाइप के अगर आप उसमें देखते हैं, अगर मैं किसी भी सेल को उठा के देखूं कि एक सेल है, दूसरी सेल है, तो एक चीज क्लियर है कि दोनों के केस में जो है वाटर जो है, चाहे वो किधर से भी आ जाए,
ये वाला कौन सा है, ये वाली सेल कौन सी है, ये है जी हमारी एंडोडर्मिस वाली सेल है, ठीक है, ये वाली एंडोडर्मिस सेल है, ये वाली एंडोडर्मिस वाली सेल है। इससे पहले किसी भी तरीके से वाटर आ सकता है, वो बाहर से घूमता हुआ भी आ सकता है, यानी कि सेल वॉल के बीच से होता हुआ भी आ सकता है, बट एट द एंड उसको इधर ही आना पड़ेगा, उसको इस सेल के बीच से ही जाना पड़ेगा उसको, ठीक है, चाहे वो सेल के बीच से होता हुआ जाए तब भी उसको सेल के बीच से जाना पड़ेगा, यानी कि एट द एंड यहाँ पे उसको क्रॉस करना पड़ेगा साइटोप्लाज्म के थ्रू, ठीक है। जबकि बाकी अगर हम जगह पे देखते हैं, बाकी जितनी भी जगह हमने देखी है वो बीच बीच के स्पेस से भी निकल सकता है और सेल के बीच से भी होता हुआ निकलता है। अच्छा आप मेरे को ये बता दें, एक सिंपल सी बात है, आप यहां से निकलेंगे फॉर एग्जांपल दिल्ली की तरफ निकलेंगे तो हमारे पास दो रास्ते रहते हैं, एक तो है क्या वो थोड़ा सा आगे जाके हम मेन हाईवे पे चढ़ जाते हैं और अंदर वाले हाईवे पे आ जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं, ठीक है, और एक क्या बोलते हैं हम वो जो सिटी वाला जो ट्रैफिक है वहां से घसड़ पसड़ करते हुए झटक पटक करते हुए निकलते हैं। तो हमें रेजिस्टेंट कहाँ ज्यादा फील होता है, एनर्जी भी लगती है, हम लोगों को ऐसे अरे यार कैसे चला रहे हैं लोग, कैसे चला रहे हैं, फालतू कुछ भी बोलते जाते हैं हम, ठीक है, मन में भी होता है अबे अबे ऐसे ऐसे करते हुए, एनी हाउ पूरा इंटरेक्शन करते हुए जाते हैं हम, पूरा इंटरेक्टिव क्या बोलते हैं हमारा क्या हो जाता है, ब्रेन हो जाता है ना। और जो हाईवे पे होते बैठे होते हैं और भाई हाँ जिंदगी बड़ी चल रही है, हाँ ये म्यूजिक ये वाला चला दो, तो स्मूथ कौन क्या गिर गया, स्मूथ कौन सा होना चाहिए, ये सेल के अंदर से जो सेल ऑर्गेनेल से टकराता हुआ वो स्मूथ होना चाहिए, या वो जो सेल के बाहर बाईपास करता हुआ सेल के बीच के जो स्पेस से क्रिएट वो हो रहा है, एपोप्लास्ट वाला, एपोप्लास्ट वाला, सिम्प्लास्ट वाला तो नहीं होना चाहिए। सिम्प्लास्ट वाले के लिए क्या होता है एक्चुअल में, साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रीमिंग है वो क्या करती है, हेल्प करती है, नहीं तो एक ही जगह पे वाटर अटक जाएगा। अब क्या करती है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में मिक्स करती रहती है उस एक सेल को, तो क्या होता है पानी इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, पानी इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग उसमें लग रही है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है एक्टिन और मायोसिन की वजह से, उसमें लगती है एनर्जी। इसी वजह से सिम्प्लास्टिक एक काइंड ऑफ एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, इसमें मेटाबॉलिज्म लगता है, इसमें क्या लगता है, इसमें मेटाबॉलिज्म। अगर सेल के अगर मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं है, वो एटीपी नहीं बना रही, तो क्या नहीं हो पाएगा, सिम्प्लास्ट नहीं हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, सिम्प्लास्ट नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, एपोप्लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एपोप्लास्ट हो जाएगा। अगर आपने क्या बोलते हैं पानी यहां से अपटेक कर लिया एनी हाउ, तो क्या बोलते हैं खींच खींच के क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो एपोप्लास्ट तो कर ही देगा, यहां पे दिक्कत रहेगी, यहां पे इस सेल के पास भी क्या होनी चाहिए, एनर्जी काफी एफिशिएंट होनी चाहिए, तभी यहां पे क्या बोलते हैं वो अंदर आ सकती है। इसका मतलब यह है कि एक्टिव और पैसिव दोनों होता है, बट एट द एंड क्या हो जाता है, वो एंडोडर्मिस पे पहुंच के क्या हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। या फिर ये कह सकते हैं कि वो एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक है, बट जैसे ही आगे की तरफ उसको एंडोडर्मिस को क्रॉस करना है और पेरिसाइकल के अंदर की साइड जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उसके तक पहुंचना है, तो वो ऑलवेज क्या होगा, सिम्प्लास्ट होगा, ऑलवेज सिम्प्लास्ट। क्या ये पीवाईक्यूज में क्वेश्चन नहीं है, आप बता दो, एम्स वाला कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो पता चल जाएगा, सर्सन एंड रीजन में पता चल जाएगा आपको, ये बोलता है वो, समझ में आया कि नहीं है। Symplastic is an energy dependent process assertion region, it involves the cytoplasmic streaming, खत्म। ये AR हो गया, दोनों रिलेटेड है, क्लियर कट मेंशन किया हुआ उसने, क्वेश्चन आते ही आते थे। अब यहां पे आ जाता है कि एपोप्लास्ट के बारे में हम देखते हैं, साइड में हम देखते हैं, क्या इसमें एटीपी लगती है, नहीं। क्या ये बाईपास फास्ट प्रोसेस है, यस। क्या ये मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट है, नहीं है, ये मेटाबॉलिकली डिपेंडेंट नहीं है। क्या ये साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व करता है, नहीं। क्या इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा की जरूरत पड़ती है, प्लाज्मोडेस्मेटा हमने पढ़ा था कि जो सेल टू सेल जोड़ता है दो साइटोप्लाज्म को, तो जो साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व नहीं तो प्लाज्मोडेस्मेटा की उसको जरूरत ही क्या है, तो प्लाज्मोडेस्मेटा भी यहां पे यूज नहीं होता है। जबकि अगर हम सिम्प्लास्ट की हम बात करते हैं तो वो क्या है, तो बताओ, एक स्लो प्रोसेस है,
एटीपी रिक्वायर्ड है इसमें, यस और नो? बिल्कुल ठीक है। क्या मेटाबॉलिकली एक्टिव होनी चाहिए सेल? तो मेटाबॉलिज्म डिपेंडेंट है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या इसमें प्लाज्मोडेस्माटा इसमें कनेक्शन जरूरी है? बिल्कुल। क्या ये डेड प्लांट में हो सकती है? नहीं। ये डेड प्लांट में हो सकती है, यस, क्योंकि इसमें जरूरत ही नहीं है एनर्जी की। हो गया क्लियर? खत्म। कितनी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, अब ये कोई बात हुई? ये भी कोई बात हुई? और कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पे है? एंडोडर्मिस में है। ये पूछ लिया जाता है कि भाई कहां जो है उसका पाथवे ब्लॉक होता है और कौन उसको अलाउ करता है। एनसीईआरटी उसको कुछ अलग तरीके से बोलती है, ऐसे करके और एक के ऊपर ऐसे बोल देती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहां से पानी आता 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 यहां फिर ऐसे होना पड़ता है, यहां से आते हुए पानी को ऐसे होना पड़ता है। तो ये कौन सी एंडोडर्मल सेल है? ये पासेज सेल से ही, ठीक है। बाकी ये कॉर्टेक्स सेल उसने बोली हुई है, ध्यान से देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा उसको। ठीक है, इतना ही था बस, यही बात थी। अब यहां पे आ जाता है कि जो मिनरल जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होना चाहिए? वो मोस्टली क्या होता है? एक्टिव होता है, हाइपोप्लास्टिक नहीं होता। मोस्टली क्या होता है? एक्टिव होता है। कारण क्या है उसका? सॉयल पार्टिकल्स में, ये जो सॉयल पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, क्या बाइंड है उसके ऊपर? ध्यान से देखोगे ये आयंस उसके साथ बाइंड है, यस और नो? तो क्या करना पड़ता है? पहले आयन को वहां से रिमूव करना पड़ता है, उस सॉयल पार्टिकल से रिमूव करो। उसके लिए इसके पास एक निंजा टेक्निक होती है। अगर वो फ्री है तो वो इधर से होता हुआ आ जाएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंसंट्रेशन हाई है तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। बट ज्यादातर की क्या होती है, कंसंट्रेशन बाहर हाई नहीं होती है, उसको फोर्सफुली एक्टिव करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर K+ है तो प्लस पहले इस K+ को छुड़वाने के लिए वहां से ये सेल क्या करती है? H+ को रिलीज करती है, सो दैट कि H+ सॉइल के साथ बाइंड हो जाए और K+ क्या करते? सॉइल पार्टिकल को छोड़ दे और उसको खींच ले। एनर्जी लगानी पड़ती है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, रट्टा मारते हैं हम तो। सॉइल पार्टिकल आपने को पता है कि जो सॉइल है, सॉइल की पार्टिकल के साथ बाइंडेड फॉर्म में होते हैं सारे के सारे जितने भी क्या है मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं। भाई अगर उनके पास अगर आयन है, चार्ज है, तो किसी के साथ तो वो फॉर श्योर बाइंड करेंगे ही करेंगे। फ्री में तो रहेंगे नहीं वो, क्योंकि फ्री में क्या है? वो अनस्टेबल है। फ्री में क्या है? वो अनस्टेबल। आयन फ्री में क्या रहेंगे? अनस्टेबल रहेंगे, तो किसी के साथ बाइंड हो जाएंगे। उस बाउंडेड फॉर्म में उनको छुड़वाने के लिए वो क्या करता है? अपने केमिकल रिलीज करता है, फिर उसको अपटेक करता है, तो उसमें लगती है एनर्जी। इसी वजह से ये इन जनरल क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। अदरवाइज एक्टिव क्या बोलते हैं? लिखा हुआ कि इट मे बी पैसिव, इट मे बी, बट जनरली क्या है? एक्टिव। जबकि पानी के केस में जो एपोप्लास्ट है वो 96% से भी ज्यादा का रोल प्ले करता है, और सिम्प्लास्ट क्या बोलते हैं कितना करता है? 4% से भी कम करता है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट 4% से भी कम होता है एक्चुअल देखा जाए तो। ठीक है, वहीं उल्टा हो जाता है किस केस में? मिनरल एब्जॉर्प्शन के केस में, और वो बोलता भी है। अब एक चीज और है कि मिनरल को क्या वो सीधा ऐसे लेके आ सकता है? क्या मिनरल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस कर सकता है? वो तो क्या है? नो पोलर है वो तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? आयन चैनल्स होने चाहिए। तो रूट हेयर सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है? आयन चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू वो क्या करता है? अपटेक करता है। वो सिम पोर्ट से कर सकता है, यूनिपोर्ट से कर सकता है, एंटी पोर्ट से कर सकता है। H+ को बाहर भेजा तो K+ को खींच लिया, यस और नो? बहुत सारे उसके पास मेथड है। इसी वजह से उसमें ट्रांसपोर्ट और मिनरल आयंस में बोलता है कि बहुत सारे तरीके से उसको अपटेक किया जा सकता है। ठीक है, हो गया काम खत्म। यहां पे इसके ऊपर चैनल्स होते हैं ऐसे करके, हमने पढ़ा तो भी। मेम्ब्रेन जो है, रूट हेयर जो है उसकी जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? ट्रांसपोर्टर लगे हुए हैं। H+ वाले H+ को अपटेक करेंगे, K+ वाले K को करेंगे, सोडियम वाले सोडियम को करेंगे। सोडियम चैनल्स होने हैं, पोटेशियम चैनल्स होने हैं, इसमें भी होते हैं, क्यों नहीं होंगे? डायरेक्ट सेल में आ नहीं सकता, रीजन क्या है? मेम्ब्रेन पोलर को अलाउ नहीं करती है। वो हो सकता है इसके बीच के स्पेस में एनी हाउ आ जाए, बट अगर उसको सेल के अंदर जाना है तो उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। क्या चीज? माइक्रोराइजर। माइक्रोराइजर जस्ट सरफेस एरिया बढ़ाता है। माइक्रोराइजर सरफेस एरिया बढ़ाता है, सेम है।
वहां पे क्या कर रहा है, बस पहला काम कौन कर रहा है, रूट हेयर की बजाय कौन कर रहा है, फंगल सेल कर रही है, फंगल हाइफी कर रहा है और उसको उठा के किसको दे रहा है, प्लांट को दे रहा है कि भाई ये दे दे। वो हाइफी हो सकता है सिर्फ यहां तक हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोमाइकोराइजा। और वो हो सकता है फंगल हाइफी डायरेक्ट क्या करे, वो कॉर्टेक्स सेल को क्रॉस कर जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइकोराइजा। सुना है कि नहीं सुना? तो एक्टोमाइकोराइजा के एग्जांपल भी हैं, एंडोमाइकोराइजा के एग्जांपल भी, दोनों केस हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिलेबस से बाहर है। एंडो एक्टो भी नहीं आपके सिलेबस से बाहर है, तो मैं वो भी करवा दूंगा। एंडो क्या बोलते, जो एक्टोमाइकोराइजा है उसको हर्टिग्स नेट बोलते हैं, और जो क्या बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा उसको वैम बोलते हैं, VAM, है ना, पुराना उसमें आया हुआ है, तो वो तो सिलेबस से बाहर है। ये हो गया क्लियर, आगे बढ़े, कर लोगे? अब तो बेइज्जती नहीं करवाओगे या करवाओगे बेइज्जती? टेस्ट में रिजल्ट आया टेस्ट का? अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? चलो करते हैं बात, बता दिया करो। तो मैं कैसे जज करूंगा कि आप कितना परफॉर्म कर रहे हो, मेरे कैसे पता चलेगा? ठीक है, परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी है मेरे को यहाँ फ्रंट ऑफिस पे बोलो, आप अपने तक मत रखो, ठीक है? तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी, आप जज नहीं कर पाओगे मैं कितना स्टैंड कर पा रहा हूँ, कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ, कहाँ मेरे को इंप्रूव करने की जरूरत है। कोई डर थोड़ी है कोई, समझ में आया? इतना पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि कब मेहनत कहाँ तक जा रही है। मेहनत का जो क्या बोलते हैं अवेलेबिलिटी है आपकी तरफ जाने की, वो 50% है, 30% है, 70% है, 7% है या 100% है? कहीं 7% पे तो नहीं है, यीस्ट पॉइजन देमसेल्फ एट द 11% या 13%? कितने, 13 है कि 11 है? बताऊंगा ही नहीं अब, जाके नहीं तो बुक नहीं देखोगे, अब देखना तुम बुक जाके, अब तो बुक तुम देखना ही देखना, बता दूंगा तो फिर गलती कराओगे वहां पे 11 और 13, सब दिमाग बताएगा नहीं कि चल क्या रहा है। फर्मेंटेशन में देख लो जाके, आगे बढ़ा जाए। एक सेल है, ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसका जो डीपीडी है इसका जो डीपीडी है, अरे डीपीडी नहीं लिखना था मेरे को, फिर वही गलती होगी मेरे से। इसका जो ओपी है, ठीक है, वो है 3, और इसका जो टीपी है वो है 2, और इस सेल का है जो वो सॉल्यूट पोटेंशियल है -3, समझ में आया? और प्रेशर पोटेंशियल है उसका -1। तो आप बताओगे ए और बी में क्या ट्रांसपोर्ट रहता है, थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा, अगर हमने डीपीडी की बात की थी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी या टीपी माइनस ओपी? ओपी है ना, यस, ओपी माइनस टीपी। तो ओपी कितना है उसका 3 है, डीपी कितना है 2 है, फॉर एग्जाम्पल मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है? तो कितना हो गया डीपीडी, कितना हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया 1, डीपीडी कितना हो गया 1, वाटर पोटेंशियल कितना रहेगा -1, वाटर पोटेंशियल कितना रहेगा -1 रहेगा। चलो अब मेरे को बताओ कि इस वाले का वाटर पोटेंशियल कितना है -4, तो इसका डीपीटी कितना हो गया 4, डीपीटी की वैल्यू पॉजिटिव में कर दो आप, डीपीटी की वैल्यू किस में कर दो, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है नेगेटिव में सॉल्यूशन की, किसकी, सॉल्यूशन की। प्योर वाटर कितनी होती है 0, यानी कि हाईएस्ट होती है
जीरो को मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे, हाईएस्ट नंबर बोल दिया। उसने जीरो को हाईएस्ट नंबर क्यों बोला, कोई और वैल्यू क्यों नहीं ली, है ना। अब मैक्सिमम कैसे डिसाइड कर सकते कि 100 है, 100 है, 1000 है, कैसे, मैंने जीरो रख दी। अब जैसे क्या बोलते हैं, मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो उसने मैक्सिमम वैल्यू जीरो जानबूझ के रखी है, सो दैट कि जितना भी आप ऐड करते जाओगे वो नेगेटिव में जाएगा। अब नेगेटिव तो एंडलेस है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूट कितना डालते जाओगे। मैक्सिमम उसने जीरो रख दी, मैक्सिमम को 1000 2000 रखता तो पता नहीं चलता ढंग का। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। अब चलो भाई एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करें इसका, क्योंकि सारा ये टोटल जो है क्वेश्चन बेस ही है। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये सीव ट्यूब है, ठीक है, और यहां पे एक कंपेनियन सेल है इसकी, एक इसकी कंपेनियन सेल है। इसके साथ साथ में क्या चल रही है, क्या चल रही है साथ में इसके, जाइलम चल रहा है। पास में होता है कि नहीं होता, या दूर होता है, पास में होता है जाइलम फ्लाइम। यहां तो रेडियली होता है, या फिर क्या होता है, रेडियल अल्टरनेटिव हो सकता है, या रेडियल क्या हो सकता है, कॉन्जॉइंट हो सकता है। होता पास में ही है, होता पास में ही है। अब यहां पे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोल दिया कि इस सेल में जो प्रेशर पोटेंशियल है वो कितना है, वो है +5। कितना है, +5। और इस वाले जो सेल में वो जो वाटर पोटेंशियल है वो है -3। तो सिंक कौन सा है, सोर्स कौन सा है, सिंक ये वाला है या बी वाला है सिंक, बताओ भाई, बाकी बताओ। हाँ, इस वाले में क्या दिया है, प्रेशर पोटेंशियल दिया है, ठीक है। नॉलेज अधूरी है, नॉलेज डेटा इनसफिशिएंट। पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, जस्ट 10-15 साल पहले, जस्ट 10-12 साल पहले कैसे आते थे। अब सारा दिमाग लगा के बैठ गया, यार डेटा इनसफिशिएंट है, चलो लिख के आ जाओ। सोचो क्या हालत होगी बंदे की। आईटी में आज भी ऐसे ही आते हैं, डेटा इनसफिशिएंट, दौड़ाओ जितना दिमाग लगाना। आप यहाँ पे दोनों का वाटर पोटेंशियल कंपेयर नहीं कर पा रहे, क्या पता उसका प्रेशर पोटेंशियल ज्यादा हो, क्या पता उसका सॉलिड पोटेंशियल भी क्या बोलते हैं माइनस में हो, तो हु नोज। चलो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल दे दिया -4। अब बताओ, अब डेटा कंप्लीट है, चलो बताओ क्या चीज, वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव कहाँ है, प्रेशर पोटेंशियल है वो, प्रेशर पोटेंशियल तो पॉजिटिव ही होता है, देखो ना। नहीं नहीं नहीं, प्रेशर है, पी है वो, प्रेशर पोटेंशियल तो पॉजिटिव होता है। तो वाटर पोटेंशियल कितना आया, S + P, यस और नो, दोनों का प्लस है तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1, +1 है वो, क्या है, +1। इसका मतलब है कि यहां पे वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जो होता है अंडर नॉट एनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता है। अगर मैं उसके ऊपर प्रेशर डालता हूं तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है पंप। घर पे मोटर चलाते हैं, टक कर दिया हमने, उसने इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया कि पानी बहने लग गया। पानी की इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि पानी बहने लग गया। वो क्या है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जब प्रेशर पोटेंशियल हो जाता है और वाटर पोटेंशियल जब पॉजिटिव हो जाता है, अब वो एक जगह रुकेगा नहीं, अब वो चलेगा, दौड़ेगा। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लिखा है कि नहीं लिखा उसने,
देख लो, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को पॉजिटिव बोलता है, सक्शन प्रेशर को वो नेगेटिव बोलता है। एनसीईआरटी की शब्दों को देखो आप, वो यही बोलेगा, कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएगा आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सबको। यस और नो? देखो आइडिया हो जाएगा। तो यहां पे प्रेशर पोटेंशियल इतना है कि पानी बहने लग जाएगा, इसके अंदर का जो सॉल्यूशन है वो बहने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये सोर्स का काम कर रहा है और ये वाला बी किसका काम कर रहा है? सिंक का काम कर रहा है। ये सिंक का काम करेगा। समझ में आया? ये चीजें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ में आया? ये वाली जो थ्योरी दी थी एक साइंटिस्ट ने दी थी 1930 में, और उसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई थी तो उसको मंच खिलानी पड़ी। क्या खिलानी पड़ी उसको? मंच। तो उस बंदे का नाम क्या हो गया? समझ में? हो गया? चलो अब हम आगे देखते हैं। इससे एक चीज प्रूफ होती है, कौन सी थ्योरी? मास फ्लो हाइपोथेसिस, है ना? यस और नो? तो अगर यहां पे सॉल्यूट पार्टिकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो पानी भी खूब बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वाटर साइड से आएगा, वो जाइलम से आएगा वो। ठीक है? फिर यहां पे बैलून की तरफ फूल जाएगी, कौन? सीव ट्यूब। तो यहां तो ऊपर की तरफ बहा दो या फिर नीचे की तरफ, जहां कमी है प्रेशर की वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, वो नीचे की तरफ भी। इसी वजह से क्या हम उसको बाई डायरेक्शनल नहीं बोलते? बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। अब वो क्वेश्चन आता है कि फ्लोएम सैप में क्या होता है? फ्लोएम सैप में क्या ग्लूकोज होती है? नो, सुक्रोज होती है। कौन सी होती है? सुक्रोज होती है। वाटर होते हैं, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मिनरल्स भी हो सकते हैं, बट क्या चीज उसको अलग करती है जाइलम से? सुक्रोज ट्रांसपोर्ट। क्या अलग करती है? सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करती है। और जब बाकी हैं, जो जाइलम है, जाइलम सैप में क्या होता है? एक पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आया था एक, कि जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर, मिनरल्स, नाइट्रोजन यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, हॉर्मोन्स। ये लिखा है एनसीईआरटी ने इसके ऊपर, देख लो, क्या पता मैं गलत हूं। जाइलम ट्रांसपोर्ट में देखना, पीवाईक्यूज में है वो, 2019 में शायद, 2019 में ये आया था ये, है ना? लिख रहा है, देखो। सब कुछ मैं स्कैटर्ड करवाता हूं। कल मैंने आपको बेस करवा दिया था, अब पूरा वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट की तरह हम पूरा स्कैटर्ड टॉपिक करते हैं। तो आप टॉपिक को कहीं से भी शुरू कर दो, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है कि मेरे को शुरू से एंड तक करना पड़ेगा या एंड से शुरू तक करना पड़ेगा। आपकी वो टेंशन खत्म, जहां से मर्जी उठाओ टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। ठीक है? अब इतने कम टाइम में यही हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही हो सकता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं। देखें स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, देखना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है? इसके साइड की जो सेल्स होती हैं वो सेल्स कौन सी होती हैं? देखो कहीं सब्सिडरी सेल तो नहीं होती, बताओ वही है कि नहीं? अभी तो आने वाला टाइम कैसे लगेगा अगर आपको मैं मिनरल न्यूट्रिशन भी रटने ना दूं तो? मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर भी अगर आपको मैं रटने ना दूं तो? जैसे मॉर्फोलॉजी रटने दी अगर जिन्होंने अटेंड की तो? मोस्टली रटनी नहीं चाहिए। मिनरल न्यूट्रिशन भी अपने को रटने की एक भी जगह जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट ए सिंगल जगह जरूरत पड़ेगी ऑफ रटना। ठीक है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी बहुत ही मिस्ट्री वाली बात है। इसके ऊपर ये वाली जो कोटिंग होती है उसको मैं क्या बोलता हूं? कौन सी कोटिंग बोलता हूं? सुबेरिन कोटिंग बोलता हूं। और ये है स्टोमेटल पोर।
ये क्या आ जाएगा, स्टोमेटल पोर। और ये वाला क्या है, सुबेरिन कोटिंग। तो सुबेरिन जो है ये टुवर्ड स्टोमेटल पोर है या फिर पेरीफेरल में है वो। यहां पे पेरीफेरल में तो थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। क्या होती है, थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, जबकि अंदर की तरफ थिक होती है सेल वॉल। किसकी बनी होती है, थिक सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सुबेरिन। ठीक है, अंदर स्टोमेटल पोर की तरफ। अब यहां पे जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे की तरफ रहते हैं, बाहर की तरफ अलाइन रहते हैं। कैसे रहते हैं, बाहर की तरफ, प्रिपेंडिकुलर, मेन एक्सिस से क्या रहते हैं, प्रिपेंडिकुलर। पैरेलल नहीं, सेल के पैरेलल नहीं रहते, लॉन्गिट्यूडनल नहीं रहते, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल नहीं रहते। ये क्या रहते हैं, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, रेडियली अरेंज्ड। क्या बोलता हूं इसको मैं, रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये। रेडियली अरेंज्ड किसके बने होते हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल के बने होते हैं, नो, सेलुलोजिक होते हैं, सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, होता क्या है, दिन के टाइम पे सूरज हमारा स्माइल कर रहा होता है और आप रो रहे होते हैं बहुत बुरे हाल से। अब अपने को ये भी पता है कि जो गार्ड सेल्स होती हैं जो स्टोमेटल पोर को गार्ड कर रही हैं, ठीक है, उनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उनमें फोटोसिंथेसिस होती है, यस और नो। अब क्या होता है, दिन के टाइम पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और इनमें एक और खासियत होती है, इनमें क्या होता है ना, एक एंजाइम होता है, पेप्केज एंजाइम होता है इनमें। क्या होता है, इसमें ना सेल्स में ना पेप्केज नाम का एंजाइम होता है। पेप्केज एंजाइम क्या करता है आप बताओ। पेप्केज एंजाइम दिन के टाइम पे CO2 को करेगा अपटेक और क्या बनाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और बनाएगा फिर बाद में बन जाएगा मैलिक एसिड। ठीक है, मैलिक एसिड इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा H+ आयन में और मैलेट में, H+ आयन। और ये सारा काम कहां पे हो रहा है, गार्ड सेल में हो रहा है। कहां पे हो रहा है सारा काम, गार्ड सेल में हो रहा है। इज इट क्लियर, थ्योरी है ये, मैलिक आयन थ्योरी, पोटेशियम मैलेट थ्योरी पढ़ी हुई है, सुनी होगी। यहां तक आपने C4 का पढ़ा हुआ है, जबकि यहां पे C4 नहीं, यहां पे स्टोमेटा ओपनिंग की बात हो रही है कि स्टोमेटा ओपनिंग कैसे करना है। अब ये जो ये वो है, ये H+ जाएगा बाहर और K+ आएगा इन सेल के अंदर। K+ किसके साथ बाइंड करेगा, मैलेट के साथ, बन जाएगा कौन सा, पोटेशियम मैलेट। ये एक सॉल्यूट है, क्या है ये, इसकी हायर कंसंट्रेशन, पोटेशियम मैलेट की जो हायर कंसंट्रेशन क्या करेगी आप बताओ, इस सेल के अंदर क्या करेगी, इस पूरी की पूरी जो वाटर पोटेंशियल क्या कर देगी, कम कर देगी। वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से पानी कहां से आएगा, सब्सिडरी सेल से आएगा कि नहीं आएगा, इतना पानी आएगा भर भर के, ये पहले डीपीडी बढ़ा देगी। पोटेशियम मैलेट वहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ा देगी। सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से पानी अभी एंडोस्मोसिस की वजह से अंदर आना शुरू हो जाएगा और ये सेल फूल जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी सेल, H2O। ठीक है, अब टर्जिड होने की वजह से जैसे क्या बोलते हैं, वाटर बढ़ता है, वाटर, अब देखो इधर तो प्रेशर लगा नहीं सकता, अंदर की दीवार क्या है, मोटी है, तो किधर की तरफ प्रेशर लगाएगा वो, आउटर की तरफ। और जैसे आउटर की तरफ प्रेशर लगाएगा, ये जो फाइबर है वो भी खींचना शुरू हो जाएंगे और पूरा स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, काम खत्म। एनसीईआरटी ये भी मेंशन नहीं करती है, पोटेशियम मैलेट थ्योरी भी मेंशन नहीं करती, फिर भी हमने कर लिया है। इतना टफ है ये, इतना टफ है। अब बताओ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल के रेडियल है, आप बोलोगे रेडियल है। माइक्रोफाइबर किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। अंदर की जो थिकनिंग होती है स्टोमेटल पोर की, वो कौन सी थिक होती है कि थिन होती है, थिक होती है। सुबेरिन के बने कि लिग्निन के बने होते हैं,
जो बाहर वाली है वो किसकी होती है, थिक थिन होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जब सेल टर्जिड होती है तो क्या होता है, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाते हैं। सेल फ्लैसिड होते हैं, स्टोमेटल पोर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जब ट्रांसपिरेशन लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, पानी की ही इन जनरल कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लैसिड हो जाएगी, सेल वो हो जाएगी। ठीक है, टफ था। एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, आखिर ये वाटर पोटेंशियल चीज क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। पूरे पूरे चैप्टर में कुछ भी उठा लोगे सब उसी के ऊपर बेस है। इसी वजह से उसने वाटर पोटेंशियल पहले करवाया है, बाकी सब चीजें बाद में करवाई। अब आ जाती है इम्बिबिशन की बात, आ जाती है। एक छोटा सा पॉइंट है इम्बिबिशन। क्या है इम्बिबिशन? अरे चने भिगो दिए घर पे, हो गया इम्बिबिशन। चने भिगो दिए, हो गया इम्बिबिशन, काम खत्म। तो सीड कोट तो इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए, तो पानी जाता कहां से है, हाइलम से होता हुआ जाता है। हाइलम से अंदर होता हुआ, हाइलम एक्चुअली जो माइक्रोपाइल नाम जगह है, उस हाइलम के जस्ट नीचे माइक्रोपाइल है, उससे होता हुआ क्या बोलते हैं, जाएगा, और अंदर से क्या बोलते हैं, फूल जाएगा। इतना प्रेशर पड़ेगा सीड कोट टूट जाएगा। कौन रिलीज हो जाएंगे, रेडिकल एंड प्लेम्यूल, उनको सांस आएगी, वो बाहर आएंगे। पहले रेडिकल ग्रो करेंगे, जहां जहां न्यूट्रिशन मिल रहा है वहां वहां एब्जॉर्ब करेंगे, प्लेम्यूल को देंगे, प्लेम्यूल लीफ बनाएगा, अब वो बाहर आएगा। इसके लिए हम सुनते हैं एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन, इसके बैठे रहते हैं सर ये क्या चीज है एपिजियल हाइपोजियल, वो आगे देखेंगे हम। इम्बिबिशन याद करने की जरूरत है। क्या वो एक टाइप का जस्ट एक डिफ्यूजन नहीं है? क्या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? क्या वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है? सिंपल, इतना तो कर सकते हो। चने तो भिगो ही देते हम। कहता याददाश्त तेज करने के लिए बादाम भिगोए थे, सुबह भूल गया, गजब बेइज्जती। कौन सी याददाश्त तेज हुई भाई उससे, 10 दिन क्या बोलते हैं बढ़िया बादाम खाए याददाश्त तेज करने के लिए। कहता फिर क्या हुआ, कहता 11वें दिन मैंने रखे बादाम भिगो के, तो अगले दिन भूल गया। भाई तेरे 10 दिन के क्या बोलते हैं बादाम तो वेस्ट हो गए तेरे, है ना। ये तो हमारे साथ होता है, ध्यान रखना उस चीज का। इस चैप्टर को लेकर और क्या चीज है मेरे को टिक कर दो, बता देंगे। क्या? हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। Who am I to stop the urinary bladder of anyone? क्या? रूट प्रेशर, गजब है यार, रूट प्रेशर का नहीं पता तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आप रुकिए जरा, हम करते हैं प्रबंध करते हैं, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए। अब होता है क्या, रात को और सुबह के टाइम पे ट्रांसपिरेशन लॉस क्या होता है, बहुत कम होता है, तो पानी एकदम से ऊपर नहीं जा पाता। बट रूट अपना काम करती रहती है। रूट क्या करेगी, पहले मिनरल्स को अपटेक करेगी। वो किसको अपटेक करेगी, मिनरल्स को अपटेक करेगी। ये क्या हो गए, मिनरल्स। तो मिनरल्स अपटेक करने से वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम। सॉलिड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, है सॉलिड पोटेंशियल कम हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल जब कम हो रहा है तो सॉलिड पोटेंशियल कम नहीं होगा, सेम चीज पे। जितना वाटर पोटेंशियल कम होता है उतना क्या होता है, और ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेल की जो प्यास है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। डीपीडी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वाटर पोटेंशियल कम होने की वजह से पानी क्या हो जाएगा, अब सीधा अपटेक आना शुरू हो जाएगा। बट बाहर समस्या क्या है, ट्रांसपिरेशन लॉस अभी उतना, लॉस अगर कम हुआ तो ये जो पुलिंग फोर्स है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पानी क्या बोलते हैं, इस यहां पे प्रेशर पोटेंशियल बन गया, तो पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा एक हद तक, बट एक लिमिट तक ही जा सकता है वो। तो ये काइंड ऑफ एक्टिव प्रोसेस है। पहले मिनरल को लेके आ रहे हैं, तब जाके वाटर फॉलो कर रहा है उसको। समझ में आया कि नहीं है?
अरे कई महान आत्माएं होती हैं, ठीक है, दोस्त आया जिस दिन उसी दिन आएंगी। ए इज फॉलोड बाई बी ऑलवेज, दोनों या तो दोनों नहीं होंगे स्कूल उसमें क्लास में, नहीं तो फिर दोनों महान आत्माएं वहीं दिखेंगी। समझ में आया? ए आया तो बी भी उसको फॉलो करेगा। वैसे यहाँ पे मिनरल है, मिनरल जो सेल के अंदर आया उसको फॉलो कौन करेगा? उसका दोस्त। कौन? वाटर। हम फर्स्ट वो भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, प्रेशर बन जाता है, वही फूल जाती है सेल, तो पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है एक हद तक, बट एक हद तक ही जा सकता है वो। ऐसा नहीं है कि आप करते रहोगे तो वो 100 मीटर 150 मीटर 500 मीटर तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मुश्किल से उसकी जो हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट होती है 1 to 2 मीटर होती है। अब वो होती इतनी ज्यादा हो जाती है कई केस में कि अगर प्लांट ही छोटा हो तो यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको ड्यू बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू। यस और नो? ओंस की बूंदें, सो कॉल्ड ओंस की बूंदें जो उससे निकल रही होती है, एंड से निकल रही होती है, वो जिस एंड से निकल रही होती है उसको बोलते हैं हाइडेथोड्स। क्या बोलते हैं इसको? हाइडेथोड्स बोलते हैं। ये रूट प्रेशर की वजह से होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अगर रूट प्रेशर को ऑब्जर्व करना हो तो यहां से कट लगा दो इसके ऊपर, तो ये ऊजिंग आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ऊजिंग आउट। जो लिक्विड है निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं देखा तो आपने घी को तो काटा होगा, घी काट के तो ऊजिंग आउट हो जाता है। वो किसकी वजह? प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि ऑलरेडी टर्जिड है सेल वहां पे। सेम यहाँ पे भी हो जाता है। आप रूट प्रेशर को खुद ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी प्लांट के जस्ट बॉटम में काट दो तो निकलना शुरू हो जाएगा, ऊजिंग आउट, सेल सैप निकलना शुरू हो जाएगा। वैसे करना नहीं चाहिए, ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, किसी प्लांट को जड़ से ही काट दो, डोंट डू दैट, है ना। कितने बेचारे, उसका एक अलग इकोसिस्टम है, उसके ऊपर कितने एफिड्स होंगे, कितने जैसिड्स होंगे, कितने लेडी बर्ड होंगे, है ना, कितने मॉस्किटोज होंगे, कितने स्टेम बोरर होंगे, कितनी साफ फ्लाई होंगी। याद आया कुछ? है ना। मॉर्फोलॉजिकल फीचर किस वजह से ब्लॉक कर रहे हो, कुछ एनाटॉमिकल फीचर से होगा, किसी फिजियोलॉजिकल फीचर से होगा, कोई बायोकेमिकल फीचर से ब्लॉक कर रहे होंगे प्लांट बेचारे, है कि नहीं। ये क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए सर, ऑलरेडी टेंशन में है, वो चैप्टर तो वैसे भी नहीं, हमें हवा में उड़ता है वो। एफिड या जैसिड? एफिड्स, बिल्कुल ठीक है, सही। तो जैसिड क्या है फिर? अरे वो कॉटन प्लांट, हेयरी कॉटन प्लांट्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ जैसिड्स, क्या पता ये हो, देख लो क्या पता चेक करके। रूट प्रेशर पॉजिटिव होता है। रूट प्रेशर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लिख लो इसके ऊपर। समझ में आया? जबकि जो सक्शन प्रेशर होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल, या फिर मैं क्या बोलता हूं उसको, ट्रांसपिरेशन जो पुल है, क्या हो गया भैया, वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। इसकी लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 1 to 2 मीटर। जबकि इधर क्या हो सकती है? सिक्योया प्लांट है, जिम्नोस्पर्म 200 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है, 150 मीटर से, 450 फीट का प्लांट होता है। 450 फीट का प्लांट, सामने जो बिल्डिंग खड़ी है वो भी 450 फीट की नहीं है। पानी पहुंचा देता है, नीचे मोटर लगी है उसकी। सोचो ट्रांसपिरेशन पुल कितना पावरफुल है, सोच लो। ये होती है चीज। सिकोया प्लांट 500 फीट के अराउंड होता है, और यहां से लेके यहां तक तो उसका स्टेम होता है नीचे का। उसके ऊपर चढ़ने के लिए क्या बोलते हैं लोग ना, रस्सियां लगा लगा के चढ़ते हैं। ऐसा नहीं है सीधे चढ़ जाएंगे कोई भी, ऊपर से गिर गया क्या। सिकोया प्लांट्स इतने बड़े होते हैं, ठीक है, दिखाते हैं सिकोया प्लांट। आई लव दैट प्लांट। एक जगह पे है सिकोया प्लांट्स जो क्या बोलते हैं, रेडवुड जो है नेशनल पार्क है एक एक्चुअल में। तो रेडवुड नेशनल पार्क कहीं देखा होगा आपने, सुना होगा। कोई गया है रेडवुड नेशनल पार्क? नहीं? मैं कोशिश करूंगा जाके, चलो, टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा आ गया, मैं कोशिश करूंगा जाके वहां जाने की। इतना बड़ा होता है।
अरे हैरी पॉटर की मूवीज में दिखाया होता है बहुत, ये देखा तो है आपने, कहीं ना कहीं देखा होगा। आप हाइट देख सकते हो कितनी है। रेडवुड ट्री क्लाइंबिंग देख लेते हैं चलो। यहाँ पे तो जाना बनता है एक बार तो। क्या ऐसे चढ़ते हैं? तो चढ़ने के लिए उसकी ट्रेनिंग होती है, पूरा पूरा देखो कैसे चढ़ रहे हैं प्रॉपर। ये बेयर ग्रिल्स इसको दिखाया हुआ है, एक शूट दिखाया हुआ उन्होंने, एक पूरा एपिसोड है इसके ऊपर। वो रेडवुड ट्री है, देख सकते हो आप। सोचो पानी चढ़ रहा है इतना, समझ में आया? पूरी ट्रेनिंग होती है, पूरे क्लाइंबर्स होते हैं ये पूरे। और आप कट नहीं लगा सकते ऐसे करके उसके ऊपर, आसपास रस्सियों से क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं, आप डैमेज नहीं कर सकते पेड़ को। उस हिसाब से चढ़ना ऊपर, सोचो कितना स्किलफुल होना चाहिए पर्सन को। बिरगल चढ़ चुका है, ये चढ़ तो गए हैं बट उतरेंगे कैसे? उतरेंगे तो जाएंगे नीचे, होंगे ऊपर। समझ में आया? होंगे ऊपर। तो वही ट्रांसपिरेशन पुल आप देख सकते हो। और कमाल की बात है, ट्रांसपिरेशन जो पुल है वो एक जॉली सा साइंटिस्ट था, उसका नाम था डिक्सन एंड जॉली। इन दोनों बंदों ने क्या बोलते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बताया था। पर उन्होंने ये बताया कैसे, ये हुआ कैसे, उन्होंने आखिर इस चीज को प्रूफ कैसे कर दिया? तो इसके रीजन है। फॉर एग्जाम्पल ये वेसल है एक, ठीक है, इसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स चढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यहां पे दो टाइप से इंटरेक्ट कर रहे हैं। यार मजा नहीं आ रहा है इसमें, हटो। ये कलर कम कैसे हो जाता है इसका? फॉर एग्जाम्पल ये ट्रैकीड्स या वेसल हुए, ठीक है, ये H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। H2O मॉलिक्यूल्स का जो आपस में जो इंटरेक्शन है उसको मैंने क्या बोल दिया? कोहेसिव फोर्स। क्या बोल दिया उसको मैंने? कोहेसिव फोर्स। यस और नो? और जो साइड में वॉल से इंटरेक्शन है उसको हमने क्या बोल दिया? अच्छा, एडेसिव टेप सुनी है आपने? एडेसिव फोर्स है ना, एडेसिव टेप सुनी होगी। वो टेप क्या करती है एक्चुअली, आपको आप किसी भी दो अलग अलग चीजों को चिपका सकते हो। जब दो अलग अलग चीजों के बीच में जो फिजिकल फोर्स लगे उसको हम क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स बोलते हैं। सेम चीजों के ऊपर फोर्स लगे तो कोहेसिव, वो कोऑपरेटिव फोर्स है, ये एडेसिव फोर्स है। बस इतना ही है। इसकी वजह से क्या होता है, पानी हमेशा चढ़ता रहता, हमेशा ऊपर चढ़ता रहेगा। अगर बीच में क्या बोलते हैं एडेसिव और कोहेसिव फोर्स अगर टूट जाए तो वाटर कॉलम टूट जाएगा, तो पूरा पूरा पानी की जो फाइल्स है, सिंगल फाइल नीचे धड़ाम से गिरती है। तो उसके लिए सपोर्ट करने के लिए कौन आता है? रूट प्रेशर। वो कहता है अरे भाई कोई बात नहीं, तेरा 1 मीटर तक तो सहारा मैं लगा सकता हूँ। वो फिर से दोबारा चढ़ना शुरू करता है। इसी वजह से एनसीईआरटी लिखती भी है रूट प्रेशर सपोर्ट द वाटर कॉलम, है ना, लिखती भी है। तो ये रूट प्रेशर है, मेंटेन करती है किसको? वाटर कॉलम को। ये वाटर कॉलम है। हो गया? और बताओ कोई डाउट? सर वो एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस नहीं आता है, यही ना? शर्म आनी चाहिए इस टाइम पे लेवल पूछते हुए। एक सेल है, उस सेल को मैंने एक
सॉल्यूशन में रखा, आप खुद ही बताओगे ये सेल वॉल हुई। सेल वॉल किसकी बनी होती है? लिग्निन की या सुबेरिन की? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बाहर वाटर है, उसके अंदर भर भर के मैंने चीनी भर दी, ठीक है, और अंदर क्या बोलते हैं, ये जो हमारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाहर पूरा हाईली कंसंट्रेटेड हमने क्या भर दिया, उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल भर दिए, तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? वो हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक की कंडीशन में होता है क्या, आप बताइए? एक्सोऑस्मोसिस होगा कि एंडोऑस्मोसिस होगा? एंडो होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब क्या है? वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ। समझ में आया? वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ हुई, साइटोप्लाज्म क्या होने लग जाएगा? श्रिंक होने लग जाएगा। तो सबसे पहले यहां से क्या होगा, क्या वो दीवारों से हटना शुरू हो जाएगी, सेल वॉल से क्या शुरू हो जाएगा? हटना शुरू हो जाएगा। कौन? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या बोलते हैं, वाटर बाहर मूव कर रहे हैं, और इवेंचुअली इसको बोलते हैं हम इंसिपिएंट। इंसिपिएंट का मतलब क्या? थोड़ा सा। इंसिपिएंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। फिर उसके बाद होता क्या, सेल वॉल तो नहीं पिचक सकती। क्यों नहीं पिचक सकती भाई? वो तो नॉन लिविंग है और लिपिड से बनी नहीं है वो, तो वो तो नहीं पिचकेगी। अब होता है क्या, एट द एंड दीवारों के कुछ कुछ कोनों को छोड़कर, ये तो कोई बंदा बन गया से खड़ा किसी कैबिन के अंदर, ये भी ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, वाटर पूरा बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अब अपने को एक चीज पता है कि जो बाहर की साइड जो सेल वॉल है वो एक्चुअल में क्या है, परमिएबल है कि इम्परमिएबल है? वो सॉल्यूट सॉल्वेंट कोई भी आए उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर का जो सॉल्यूशन है ना, वो इस स्पेस में आना शुरू हो जाता है। ये सॉल्यूशन है ना, ये इस स्पेस में आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन बोलते हैं कि ये वाला जो सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा? तो ये होगा हाइपरटोनिक। अगर ये हाइपरटोनिक नहीं होगा तो फिर पानी तो कभी बाहर आएगा ही नहीं। अगर मैंने हाइपोटोनिक बोल दिया तो पानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे हाइपोटोनिक हुआ तो पानी तो वापस अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। खत्म। क्या इस वाली पहली स्टेज को मैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस बोल सकता हूं? यस और नो? और इस वाले को मैंने क्या बोलता हूं मैं? एविडेंट, यानी कि आप क्लियरली आप देख सकते हो। और यहां पे इवन जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं वहां से भी वाटर मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। जबकि ये क्या है, एक टर्जिड सेल है। क्या है ये? तो आप मेरे को मार्कर्स बताओगे इनके। मार्कर्स यानी कि इसका वाटर पोटेंशियल यहां पे लेवल ए पे हाई रहेगा कि लो रहेगा? हाई। सॉल्यूट पोटेंशियल, वाटर अपने प्रेशर पोटेंशियल हाई रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोलते हैं, हमारा जो है हम बात कर लेते हैं डीपीडी। सेल की प्यास क्या रहेगी यहां पे? कम रहेगी। पानी इतना ज्यादा सेल को प्यास पानी पीने की जरूरत ही नहीं है। सक्शन प्रेशर, टर्जर प्रेशर क्या रहेगा? हाई। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? लो रहेगा, जो कि सॉल्यूट की वजह से बनता है। ऑस्मोलैरिटी क्या रहेगी? समझ में आया? वॉल प्रेशर क्या रहेगा? और कोई वैल्यू है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या रहेगा, जिसको मैं सॉल्यूट पोटेंशियल ही बोल सकता हूं, वो भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। सॉल्यूट पोटेंशियल है तो एक ही बात है दोनों।
अब इस केस में बताओ वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, डाउन, नेगेटिव में चला जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या चला जाएगा, सॉलिड पोटेंशियल कह रहा है तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। वही सेम वैल्यू है उसकी, तो कोई फर्क ही नहीं, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूट कंसंट्रेशन अंदर बढ़ी हुई मिल रही है अपने को, तो वो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा, हाई रहेगा। डीपीडी क्या रहेगी, सेल की प्यास हाई हो जाएगी, सेल में पानी की कमी होगी, यस और नो। टर्गर प्रेशर क्या है, डाउन है, सेल मेम्ब्रेन प्रेशर लगा ही नहीं रही वॉल पे, वॉल खुद दूर है तो वॉल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, खत्म। समझ में आया, बस। और बताओ कोई डाउट, अभी टाइम है हमारे पास, टेंशन मत लो, 20 मिनट आज स्पेयर में। हाँ हाँ, एनी आइडिया, एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन दे दूं मैं, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, एक प्लांट है, लिखो लिखो, ए प्लांट सेल, अनियन सेल, अनियन रूट सेल, अनियन रूट सेल, उसमें जो एपिकल मेरिस्टेम है, अनियन के जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, उसमें G1 में कितने क्रोमेटिड होंगे, S में कितने क्रोमेटिड होंगे, G2 में कितने क्रोमेटिड होंगे, और उसकी एल्यूरॉन लेयर में कितने क्रोमोसोम होंगे। प्लीज जल्दी कीजिए, डेटा यही है बस। अनियन, नहीं बात नहीं करनी, अनियन की रूट एपिकल मेरिस्टेम जो रैपिडली डिवाइड करती है, उसके G1 में कितने क्रोमेटिड होंगे, S में कितने होंगे, G2 में कितने होंगे, और उसके एल्यूरॉन लेयर्स इन द सीड्स उसमें कितने होंगे, चैलेजा में कितने होंगे। क्या नहीं, थैंक यू नहीं, क्या बोल रहे हो, अनियन रूट की एपिकल जो मेरिस्टेम सेल है, ठीक है, उसमें G1 में कितने क्रोमेटिड रहेंगे, S में कितने रहेंगे, G2 में कितने रहेंगे, एल्यूरॉन जो लेयर है उसकी, उसमें कितने रहेंगे, स्क्यूटेलम में कितने रहेंगे, इसके बाद जो है चैलेजा में कितने रहेंगे, न्यूसेलस सेल्स में कितने रहेंगे, ठीक है। उसकी जो मियोसाइट्स है उसकी एस फेज में कितने रहेंगे, ठीक। पीएमसी की G1 स्टेज में क्रोमेटिड कितने रहेंगे, ठीक है। उसके जो एंटीपोडल सेल हैं उसमें कितने कितने रहेंगे, ठीक है। साइनाजिड्स में कितने रहेंगे, एम्ब्रियो की जो पहली जो सेल है जिसको मैं सस्पेंसर सेल बोलता हूं, उसमें कितने रहेंगे। सब, अगर एक चीज पता है सारे आंसर पता चल जाएंगे। करो, कितने क्रोमोसोम नहीं पता, गजब बेइज्जती है यार, कितने बोले। चलो आपको एक चीज बताता हूं, एक हिंट दे देता हूं, उसके जो एलिरॉन के जो सेल्स हैं उसमें 48 क्रोमोसोम है, बस, इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। हाँ, उसकी एलिरॉन जो लेयर है उसमें 48 क्रोमोसोम है, बस, अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता। एलिरॉन लेयर्स जो है उसमें 48 क्रोमोसोम है, इसके बाद आप सारा करोगे सॉल्व।
इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इन्वॉल्व है, सेल साइकिल भी इन्वॉल्व है, मॉर्फोलॉजी भी इन्वॉल्व है, एनाटॉमी भी इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन, इस स्लाइड में। देखते हैं। और रटाफिकेशन भी इन्वॉल्व है, एक डेटाबेस भी इन्वॉल्व है, कंसेप्ट भी इन्वॉल्व है, मियोसिस भी इन्वॉल्व है, माइटोसिस भी इन्वॉल्व है। इजी क्वेश्चन है, टफ थोड़ी है, हैं? सस्पेंसर, एम्ब्रियो की सस्पेंसर सेल में कितने हैं? पीएमसी के जीवन सेल में क्रोमेटिड्स कितने हैं? मियोसाइट्स की एस फेज में क्रोमेटिड्स कितने हैं? जिस जगह मैंने पूछा क्रोमेटिड, मैंने डेटा दिया है क्रोमोसोम का, एलुरॉन लेयर के क्रोमोसोम का। करो सॉल्व। अब मजा आएगा ना भिड़ू, हैं? अब पता लगेगा। 2 सालों की जो नॉलेज है आज सामने पता चल जाएगी, या तो आर या फिर पार। हाँ भाई, क्या हुआ? ये क्या हो गया? वक्त से बदल गए, जज्बात से बदल गए हैं? कुछ लिखा तो होगा ही नहीं। चलो कोई बात। अच्छा, वो जीवन में कभी आते ही नहीं? क्यों भाई, पूरा सेल साइकिल पूरा करते हैं, डिवाइड करते हैं 1 से 2, 2 से 4 नहीं होती सेल। G1S G2M, फिर उसके बाद अगेन G1S G2M करते हैं आप लोग, क्यों नहीं करते? हो गया? नहीं हुआ? नहीं हो रहा? क्या नहीं पता? हाँ भाई, नहीं हो रहा सॉल्व? थोड़ा सा हो गया? हाँ जी, नहीं हो रहा? थोड़ा बहुत? हाँ भाई, इधर पीछे की महान आत्माएं। हो रहा है सॉल्व? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? इतना इजी है। चलो आपको हिंट दे दिया मैंने। हिंट तो इससे ज्यादा हिंट दे सकता हूं मैं, इतना इजी। एलिरॉन लेयर की जो सेल्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो 3n होती हैं। तो n की वैल्यू कितनी निकली है? 16 निकलती है। तो यहां पे अगर n की वैल्यू 16 है तो c की वैल्यू भी कितनी निकलेगी? 16 ही होती है। और जीवन में कितने क्रोमेटिड्स हैं? 2n है। इसमें कितने हो जाएंगे? 4c हो जाएंगे। तो क्रोमेटिड कितने हो जाएंगे? 64। इसमें कितने हो जाएंगे? 64। स्कूटेलम आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक डाइकोटिलेडन का वो है, मतलब मोनोकोटिलेडन की कोटिलेडन है, वो 2n होती है। तो इसके अंदर जो क्रोमेटिड होंगे वो 2c होंगे, यानी कि कितने होंगे? 32। इसके अंदर भी 32, इसके अंदर भी 32। मियोसाइट यानी कि जो एक्चुअल में 2n है और जिसके अंदर मियोसिस होगा उसकी एस फेज में वो डबल होगी। ये जी मियोसिस 1 का रिजल्ट नहीं पूछा मैंने,
G1SG2, फिर वो मियोसिस 1 करेगी, तो S में है वो डबल हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी। एम्ब्रियो जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, उसमें क्या जाएंगे 32 क्रोमेटिड्स और 32 क्या आ जाएंगे, क्रोमोसोम आ जाएंगे। पीएमसी वही सेम मियोसाइटी तो है ये, ठीक है। इसमें जीवन में पूछा हुआ है तो वो कितने रहेंगे 32। एंटीपोडल सेल क्या होती है, एन होती है, और ये क्या होती है, एन होती है, 16 खत्म। कितना टफ है? तो आपको एल्यूरोन लेयर नहीं पता था कि 3n होती है ऑलवेज, एंडोस्पर्म है ये, एंडोस्पर्म है ये। एंडोस्पर्म की जो आउटर मोस्ट लेयर विच सेपरेट द एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, which is proteinaceous in nature and every cells in it has 3n वैल्यू, खत्म। मेज वाला एग्जाम्पल है, अब इससे ज्यादा अभी क्या बताएं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक प्लांट है, वो हमने उठाया कोलंबिया से, कोलंबिया से उठाया उसको हमने, और उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन किया, उसका हमने ट्रांसफर सेक्शन किया, और एक्चुअल में उसकी जो टोटल एज थी, उस प्लांट की जो एज थी, कोलंबिया से जब हमने उठाया था, उसकी जो एज थी वो थी 20 ईयर्स। तो आपको ये बताना है कि कितनी ऑटम रिंग रहेंगी, कितनी यहां पे स्प्रिंग रिंग्स रहेंगी, स्प्रिंग वुड उसकी रिंग्स कितनी होंगी, आपको ये बताना है। इसमें उसके जो 2 साल हैं वो वेजिटेटिव ग्रोथ के गए, और 18 साल क्या बोलते हैं उसके क्या गए, सेकेंडरी ग्रोथ के गए। कोलंबिया कंट्री एक, अब ये नहीं पता मेरे को, आपके सिलेबस में ऑलरेडी है ये, आई डोंट नो, आई डोंट नो, करो भाई। और एक प्लांट हमने नॉर्वे से उठाया, ठीक है, उसकी जो एज है वो 10 साल है, और 8 साल उसके क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ के हैं, तो उसकी रिंग बता दो। और एक हमने नोएडा से उठा लिया, एक हमने नोएडा से उठा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। पेड़ कैसे काट के ले गया भाई, साइड में थोड़ा सा है ना, फिर भी हाइपोथेटिकली फॉर एग्जांपल हमने पेड़ काट के ले गए, ठीक है, और उसकी एज है 30 साल, और 25 साल उसकी क्या है यहां पे, सेकेंडरी ग्रोथ। अगर आपने ये सॉल्व कर दिया तो सारी सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट। जैसे वो किया तो हमने सेल साइकिल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी कंप्लीट, ठीक है। अगर ये कर लिया तो सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये तो, इससे इजी क्वेश्चन नहीं दे सकता भाई मैं। अब मैं वो तो क्वेश्चन पूछने से रहा, which of the following has the cell wall composed of the pectin and cellulose। मैं ये क्वेश्चन तो नहीं पूछूंगा, अब मैं धोखा तो नहीं दे सकता मैं, है ना, मेरा काम धोखा देना नहीं है, इजी क्वेश्चन पूछ के धोखा देना नहीं है।
आपको बॉटनी की डीपी मिली? मिल गई? ठीक है ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। करो भाई सॉल्व। समस्या ये है कि आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते चीटिंग करके। ये इस डब्बे का खेल है, इस डब्बे के अंदर क्या है। जो कोलंबिया प्लांट है, कोलंबिया जो क्या बोलते हैं कंट्री है, वो कंट्री ट्रॉपिकल कंट्री है। वहां पे सालों साल टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, गर्मी ही पड़ती है। ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी गर्मी या सर्दी में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगी, तो एनुअल रिंग्स दो नहीं बनेगी, बनेगी तो एक ही बनेगी, वो भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। खत्म कंसेप्ट। तो वो नहीं बता सकता ना, वही तो सोल थी उसकी, वही तो बीच की ईंट थी उसकी, जो नीचे की ईंट हिली और सब हिल गया। ऑब्वियसली नॉर्वे में भी ये एक पोलर रीजन का है, नॉर्थ पोल के पास का एक कंट्री है, वहां पे भी सेम चीज है नहीं। नोएडा ट्रॉपिकल है हमारा, मतलब टेम्परेट है नोएडा, यहाँ गर्मी भी पड़ती है और यहाँ पे सर्दी भी पड़ती है। समझ में आया है कि नहीं? अब एक दो क्या बोलते हैं दिन में बढ़िया गर्मी होने वाली है, 5 के बाद, 5 है ना, हाँ 5 के बाद होने वाली है। और सर्दी भी आपने देखी होगी, सर्दी भी अच्छी खासी पड़ती है। तो इसमें उसने 25 ईयर की सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई है, तो इनटू 2 साल की क्या बोलते हैं 2 रिंग बनती हैं। एक कौन सी रिंग बनती है? ऑटम रिंग, और एक, तो उसमें 50 रिंग्स होंगी। साल में 2 रिंग बनती हैं, एक सर्दियों वाली और एक गर्मियों वाली। समझ में आया? अगर किसी भी प्लांट में अगर 60 रिंग मिलती हैं, तो उसकी मोर और लेस क्या बोलते हैं एज कितनी मानी जाएगी उसकी? 30 मानी जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 30। अगर वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी उसमें काउंट की जा सकती है, अंदर के क्या बोलते हैं प्राइमरी जाइलम को देखकर काउंट की जा सकती है कि उसकी गर्थ कितनी है। बट वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसी प्रोसेस को कि हम रिंग के बेस पे एज डिटरमाइन करना किसकी? प्लांट्स की, उसको हम बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब टाइम की स्टडी, डेंड्रो मतलब प्लांट, प्लांट की जो एज की स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, यस और नो? डेंड्रोक्रोनोग्राफी नहीं है। अभी तो हमारे पास पूरे 3 मिनट हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, एक और क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक मैंने क्या किया, एक प्लांट उठाया मैंने, सनफ्लावर प्लांट, ठीक है, तो उसका क्या बोलते हैं मैंने रूट का डाइसेक्शन किया, और एक उठाया मैंने अनियन का प्लांट, उसका डाइसेक्शन किया, रूट का टीएस किया। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होंगे बता सकते हो? मेजर डिफरेंसेस मुझे नहीं पता, वो नहीं पता मेरे को, यही सोल है। एक सनफ्लावर की जो रूट है उसका मैंने टीएस किया, और एक अनियन की रूट का मैंने टीएस किया, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा उनकी टीएस में, कोई बता सकता है? बस 1 मिनट में हो जाएगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो, नहीं पता, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है, मैं भूल गया, मैं याद नहीं आ रहा अभी। किसमें कंसिपिकस होगा? इनकंसिपिकस होगा? बताओ भाई। बोलो बोलो। कंसिपिकस रूट में, दोनों में पेरेंकाइमेटस होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही था आपका। जो
सनफ्लावर है वो डाइकॉट फैमिली है, और अनियन की लिलियसी फैमिली है वो मोनोकॉट। ठीक है, अप्लाइड क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। हाँ मैंने बताया हुआ था, आपकी रिकॉल मेमोरी चेक कर रहा था। और मैं अनियन सेल के बारे में ये बताया था कि एंडोस्पर्मस वो सीड्स होते हैं, ठीक है। और अनियन के बारे में मैंने बताया था कि ये मोनोकोट फैमिली है, बताया हुआ था मैंने। लिलियसी फैमिली पूरी मोनोकोट फैमिली, समझ में आया? तो यहाँ पे तो खेल ऐसे शुरू होता है भाई, अप्लाइड। आप कितनी नॉलेज पढ़ लो उसका कोई फायदा नहीं होना जब तक कि आप उसके बेस पे क्या नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं करते। ये तो बैठे रहो आप। कोई तो कहते हैं कि सर ये जो प्रभाणी क्रांति और ये अबलमस्कस एस्कुलेंटस ये क्या है सर, याद ही नहीं होते, कैसे करें? मैं क्वेश्चन सॉल्व करो। कि सर इसको रटा कैसे करें? मैंने क्वेश्चन सॉल्व करो। सर इस चैप्टर कैसे कंप्लीट करें, बार बार रिवीजन कर रहे हैं, मैंने कहा इसके 400 क्वेश्चन कर लो। सर इसके तो बिल्कुल याद नहीं हो रहे, इसके 600 क्वेश्चन कर लो। 600 क्वेश्चन कर लिए आपने, एक एक कोने से लाइन से क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद कुछ बचेगा क्या? जरूरत ही नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है। हम क्या करते हैं, जो हमारा सबसे जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है उसी के ऊपर लगे रहते हैं, ये लो बुरे हाल से। ठीक है, एक जो शर्ट पहले से धुली हुई है उसके बुरे हाल से और धुल रहे हैं बेचारे के, धागे खोल देते हैं बेचारे के। और एक क्या बोलते हैं, शर्ट काली हो रही है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले कहते हैं अरे भाई इधर देख लो, पर नहीं हमें तो जूलॉजी, बॉटनी नहीं जूलॉजी और धोनी है उसको, उसके और डेप्थ में जाना है। पर उनको क्या पता कि बॉटनी और जूलॉजी चाहे कितनी स्ट्रांग हो जाए, 360 और 360 भी ले लें, मेडिकल कॉलेज में जो 610 नंबर पे ही होता है। मेडिकल कॉलेज में तो 610 नंबर पे सिलेक्शन होता है। अब इसको सच मानो चाहे झूठ मानो, चाहे खुद को डिनाइल मोड में रखो, वो आपकी मर्जी। अब इसमें एक चीज रह गई हमारी, कौन सी? थैंक यू।